दर्शकों, विदेश गमन का स्वप्न हर किसी का होता है। हर कोई प्रयास करता है कि वो विदेश यात्रा में जाए और बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। लेकिन कभी-कभी प्रयास भी असफल रह जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि ग्रह गोच की स्थिति इतनी प्रबल नहीं बन पाती, इतनी विपरीत बनती है कि कभी-कभी बनी बनाई योजनाएं भी विफल हो जाती है। कुंडली में ग्रहों की मजबूती, महादशा, अंतरदशा और साथ ही ग्रह गोचर में स्थिति को ही निर्धारित करती है कि ये घटना घटने वाली है। तो उसी के आधार पर ये जो है हम फलादेश किया जा सकता है कि ये घटना घटेगी या नहीं घटेगी। तो 2025 में बनने वाली ग्रह गोचर के हिसाब से यदि हम देखें तो किस राशि का विदेश यात्रा का योग बन रहा है वो हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैं बताई थी कि नेक्स्ट ईयर ही 2025 में हम दो भाग में डिवाइड करके चल रहे हैं, क्योंकि मई के बाद जो ग्रह की स्थिति है वो पूरी तरीके से बदलने वाली है, क्योंकि चार मुख्य ग्रह अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे। 14 मई को बृहस्पति राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में जाएंगे। 18 मई को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ में और सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये मुख्य ग्रह इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि ये लंबे दूरी के ग्रह हैं, इनका प्रभाव भी लंबे समय तक रहता है। तो इसी आधार पर हम मई से पहले और मई के बाद की स्थिति को हम समझे, तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो मेष राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है, इनका योग जो है बहुत प्रबल बन रहा है। और मकर राशि भी विदेश यात्रा जा सकते हैं। उनका योग जो बनेगा वो जून के बाद ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, या कह सकते हैं कि मार्ग खुलेगा। और खासकर समझे तो वो विदेश यात्रा अपनी पढ़ाई के संदर्भ में भी जा सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ संभावनाएं बनती नजर आ रही है। साथ ही मीन राशि वालों की संभावना मई के बाद प्रबल बनती नजर आ रही है। तो ये जो अब तक उनके रुकावट उनको देखने को मिल रहा है, तो मीन राशि वाले मई के बाद उनको कुछ रास्ता मिलेगा और उनका रास्ता जो है आगे जो है प्रशस्त होगा। विदेश जाने का जो उनका प्रयास है वो सफल रहेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि मई से पहले की जो स्थिति बनने जा रही है, जो ग्रह गोचर की जो परिवर्तन से पहले की स्थिति बनने जा रही है, उसमें मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और तुला राशि का अच्छा योग बन रहा है। अब मेष राशि का अगर हम योग को समझे तो वो इस प्रकार से है कि जैसे कि अगर हम देखें तो बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रही है। द्वितीय भाव द्वादश भाव के स्वामी द्वितीय भाव में गोचर कर रही हैं, तो राहु जो है विदेश कारक ग्रह भी है और द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। जगह विदेश के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो द्वादश भाव को देखना समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा चतुर्थ भाव है, नवम भाव है। नवम भाव जो है वो लंबी दूरी की यात्रा का दर्शाता है। सप्तम भाव का संबंध द्वादश भाव में हो तो विदेश यात्रा जो होती है वो आपको विवाह के संदर्भ में देखी जा सकती है। इसके अलावा चतुर्थ भाव का संबंध द्वादश भाव में हो या नवम भाव का संबंध द्वादश भाव में हो तो विदेश में सेटलमेंट को भी ये दर्शाता है। तो इसीलिए अगर हम समझे तो मेष राशि का अगर हम समझे तो देखिए, राहु जो है आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु आपके छठे भाव में है। तो ये एक विदेश यात्रा को योग को बनाता है। साथ ही आपके जो ग्रह है, जो अभी इसी साल अगर हम देखें 2024 में, तो इसमें भी आपकी काफी यात्राएं हुई होंगी। पर क्योंकि जब से आपके लग्नेश जो मंगल है आपके चतुर्थ भाव में नीच के होके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस इसको लेकर कुछ खराब रहा है। कुछ आपको रुकावट या अवरोध का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आपके जो प्रयास है वो विफल रह रहे हैं या असफल रह रहे हैं। तो अब आप देखेंगे कि 2025 में जैसे ही मंगल आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे तो यात्राएं का योग बनेगा, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस का हो या शॉर्ट डिस्टेंस का हो, यानी कि आसपास की यात्रा का हो या लंबी दूरी की यात्रा का हो, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 1 जनवरी को जो मंगल आपके लग्नेश तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, राहु आपके द्वादश भाव में ही रहेंगे, तो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि विदेश यात्रा का भी योग आपके लिए बन सकता है यदि आप प्रयास करें। खासकर अगर आप हायर एजुकेशन के लिए प्रयास करें तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है, क्योंकि नवम भाव के स्वामी बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रही है। तो ये भी एक संभावना देखी जा सकती है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के आधार पर भी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। तो एक प्रकार से कहें तो ये आपका मई से पहले की स्थिति जो है काफी मजबूत बन रही है। अच्छा, मई के बाद की यदि स्थिति को हम समझे तो बृहस्पति आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे, राहु आपके दश भाव में आ जाएंगे और शनि आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। अब यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी आपके लिए विपरीत हो सकती है, तो इसमें डिले आप देख सकते हैं। शनि जहाँ पे बैठते हैं वो डिले कराते हैं। आप विदेश यात्रा के लिए प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं डिले कर देंगे, ये खिंचाव आपको देखने को मिलेगा। प्रयास में संघर्ष देखा जा सकता है और कई प्रयास करने के बाद कुछ सफलता आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर करें तो छोटी मोटी यात्राएं या आप कह सकते हैं धार्मिक यात्रा जरूर देखी जा सकती है। पर कुल मिला के मई के बाद की स्थिति इतनी मजबूत बनती नजर नहीं आ रही जो पहले बनती नजर आ रही है। बाद में थोड़ा आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम दूसरी राशि की चर्चा करें तो उसमें मिथुन राशि आ रही है, जो मैंने बताया कि मई से पहले की स्थिति ज्यादा अच्छी बन रही है।
बृहस्पति आपके द्वादश भाव में गोचर कर ही रहे हैं, जो आपके सप्तम भाव के स्वामी है। तो ये भी संभावना बनी हुई है कि शायद आपके विवाह योग्य अगर आप स्त्री हैं या पुरुष हैं तो विदेश में कुछ इस प्रकार का योग बने या किसी विवाह के संदर्भ में आपको वहाँ यात्रा करनी पड़े, तो ये भी देखा गया है। साथ ही राहु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और जो शनि आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये एक आपको कह सकते हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित या किसी प्रोफेशन के आधार पर अगर आप विदेश यात्रा करते हैं तो उसमें भी आपको एक शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी आपको देखने को मिल सकती है। मैं लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी का मतलब ये है कि आप विदेश यात्रा कुछ समय के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, अप्स एंड डाउन देख सकते हैं। जैसे आप कुछ ही लिमिटेड समय के लिए ही आपको जाना पड़ सकता है। तो कुल मिला के एक स्थिति आपके लिए काफी बढ़िया बन रही है। अब अगर मई की बात की अगर हम चर्चा करें तो बृहस्पति आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे और राहु जो है आपके जो है नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। हालांकि नवम भाव में प्रवेश करके राहु आपको लंबी दूरी की यात्रा तो जरूर देता है, लेकिन ये आपके इतना मजबूत जो है हम कह सकते हैं वो सिनेरियो नहीं बन रहा, जो परिस्थिति नहीं बन रही है विदेश यात्रा की, लेकिन यात्रा तब भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर दोनों तरीके से समझे, मई से पहले और बाद में, तो पहले की स्थिति ज्यादा स्ट्रांग है और बाद की स्थिति थोड़ी सी कम स्ट्रांग है, पर इतनी बलवंती नहीं बन रही है जितनी की पहले बन रही है। इसके अलावा अगर जो हम दूसरी राशि की चर्चा करें उसमें कर्क राशि आ रही है। कर्क राशि में बृहस्पति आपके एकादश भाव में गोचर कर रही है। अच्छा, कर्क राशि की यदि हम बात करें तो मई के बाद की भी अच्छी संभावना देखी जा सकती है, क्योंकि मई के बाद जो है बृहस्पति आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके नवम भाव के स्वामी हैं। तो अगर हम समझे तो आपको पूरे वर्ष आपके लिए यात्रा का अच्छा योग देखा जा सकता है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी जो है पहले भी बन रही है और उसके बाद भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रही है। जो राहु है आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये पहले भी एक लंबी दूरी की यात्रा आपको देंगे। अब राहु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, जो बृहस्पति है वो आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में बैठ के राहु की दृष्टि बृहस्पति पे पड़ेगी, तो ठीक है, थोड़ा सा आपको संघर्ष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ये सबके लिए होगा, क्योंकि गुरु चंडाल योग में कहीं ना कहीं अवरोध का, रुकावट का, ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं काम में विघटन देखने को मिल सकता है। कई प्रयास करने के बाद ही सफलता आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्री अवस्था में होते हैं। वक्री अवस्था में रहने की वजह से कई प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं और सफलता आपको दूसरे तीसरे टर्म्स में मिलती है। तो ये प्रयास के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा आपको एफर्ट ज्यादा डालना पड़ सकता है, बजाय इसके कि आप अगर मई के पहले की सिचुएशन को देखें। अच्छा, अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जो बृहस्पति आपके द्वादश भाव में चले जा रहे हैं, शनि यहाँ पे राहु आपके जो अष्टम भाव में, शनि आपके नवम भाव में चले जाएंगे। तो ये वही बात है कि संघर्ष को दर्शाता है। ये ही नहीं बताता है कि आप नहीं जाएंगे, संघर्ष है, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं, भाग दौड़ अधिक करनी पड़ सकती है, पर यह है कि स्थिति बनती नजर आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सब कुछ रेडी हो गया, लेकिन कुछ एक स्थिति, एक घटना ऐसे घट जाती है जिसकी वजह से आपको आगे के लिए टालना पड़ सकता है। तो ये भी एक संभावना देखी जा सकती है। अन्य राशि में देखें तो तुला राशि की, जैसे हमने बताया कि उनका योग बन रहा है। तो देखिए, तुला राशि की यदि हम बात करें तो आपका जो केतु है द्वादश भाव में गोचर कर रहा है और राहु आपके छठे भाव में गोचर कर रहा है, तो ये एक प्रकार की यात्रा भी का देता है। अब बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रही है, तो ये मई से पहले की स्थिति को हम समझे तो भी एक प्रकार का एक अच्छा खासा योग देखा जा सकता है। मई के बाद की देखिए अगर हम चर्चा करें तो बृहस्पति आपके नवम भाव में चले जाएंगे, तो अगेन आपको लंबी दूरी की यात्रा को दर्शा सकता है और ये भी दर्शा सकते हैं कि आप हायर एजुकेशन के या एजुकेशन वीजा पर आप जाए। इसके अलावा केतु जो है आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, राहु आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और शनि आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप जो स्थिति जो देखने जा रहे हैं वो थोड़ी सी आपको और ज्यादा बेहतर और पॉजिटिव सकारात्मक नजर आएगी। बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपको लंबी दूरी की यात्रा तो देंगे ही, पर राहु के साथ संपर्क में आने की वजह से भी यात्रा जो विदेश की तरफ जो आप करेंगे एजुकेशन के आधार पर या किसी के आधार पर भी आप जा रहे हैं या एज अ टूरिस्ट भी जा रहे हैं, तो वो एक प्रबल संभावना बन जाती है। तो देखिए, विदेश के कारक ग्रह राहु भी है और जो है शुक्र, उसको मेन कंसीडर किया जाता है उनको फलादेश के लिए भी। तो राहु शुक्र की स्थिति कुंडली में आपके मजबूत बन के बैठी है और अगर ग्रह गोचर में भी उसके साथ मैच हो रही है, तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी यात्रा को कोई भी नहीं रोक सकता है। पर ये जो कंडीशंस होते हैं उसको समझना बहुत जरूरी। कई बार हम समझते हैं कि आपने ऐसा कहा, ये उन्होंने ऐसा कहा, पर ऐसा हुआ नहीं। पर लेकिन आपको समझना ये भी जरूरी है कि जब तक कुंडली में आपकी ग्रह दशा, अंतरदशा और कुंडली में बैठे ग्रह आपके पक्ष में ना हो और साथ ही गोचर में उसकी स्थिति भी उसको पुश नहीं कर रही, क्योंकि बिना गोचर के जो भी आपके योग बन रहे हैं वो कभी भी कारगर साबित नहीं हो सकते। गोचर में स्थिति बन रही तो भी वो उसको आगे धक्का देंगे, तभी वो घटना घटित होगी। तो इस प्रकार की स्थिति के समझने के बाद ही ये समझा जा सकता है कि यस, आपका काम ये पूरा होने वाला है।
कोई भी आपको ऐसे बोल दे कि आप ये कर ले, वो चीज़ कर ले तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। समय आने पर अपना काम होता है, समय आपका जो अर्थात ये है कि ग्रह की जो स्थिति आने पर ही आपका काम बनेगा, अन्यथा आप कितना भी प्रयास कर ले, आपका काम नहीं बनने वाला है। तो ये आपको समझना अत्यंत आवश्यक है। आप कभी भी किसी भी ग्रह को एक्टिव नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसकी दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा, किसी प्रकार की दशा वो शुरुआत ना हो, या उस जिस ग्रह की दशा चल रही है, जिस ग्रह को आप एक्टिव करना चाह रहे हैं, उसकी जो नक्षत्र है उसमें बैठे जो ग्रह है उसकी दशा ना चल रही हो। तो समझने वाली बात यह है कि आप अपनी मर्जी से किसी को भी ऑर्डर नहीं दे सकते। खासकर ग्रह अपने समय पर चलते हैं, अपनी गति से चलते हैं, अपने जो है अपने निर्धारित समय पर चलते हैं और अपनी दूरी पर तय करते हैं। तो आप उस किसी की दूरी को घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं, न ही अपने फेवर में कर सकते हैं। आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपके जो ग्रह है वो आपकी कुंडली में किस प्रकार से बैठे, किस प्रकार की पोजीशन को ग्रहण करें। लेकिन कभी कभी तपस्या से भी आपके भाग्य को खोला जा सकता है। देखिए, तपस्या में ये होता है कि जितना आप सात्विक आचरण रखते हैं, बड़े बुजुर्ग की सेवा, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने काम में मन लगाते हैं, ईमानदारी से करते हैं, फोकस बना के चलते हैं, साथ में दूसरों की मदद का भाव भी आपके भीतर रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि कई बार जो विपरीत परिस्थिति भी बनते बनते आपके फेवर में बन जाती है, क्योंकि आपके एफर्ट्स उसमें आपके कर्म को और भी निखार रहे होते हैं। और इसकी वजह से भी देखा जा सकता है कि आप यज्ञ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, और साथ ही आप अपने आचरण को भी सात्विक रखा हुआ है, भोजन को सात्विक रखा है, तो आपकी जो स्थिति धीरे 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 आपके पक्ष में बनती जाती है। तो एक प्रकार की तपस्या से भी, जो कह सकते हैं कि पश्चाताप से भी जो है पाप कर्म को कम किया जा सकता है, या कर्म के बुरे विधान को कम किया जा सकता है। देखिए, पाप और पुण्य ही है जिसकी वजह से हम लोग इस धरती में जन्म लेते हैं। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि तुला राशि का जिस प्रकार का योग बन रहा है वो जो मई से पहले का ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है। अच्छा, मई के बाद की यदि हम चर्चा करें तो केतु, जैसे मैंने बताया, आपके 10 भाव में, राहु आपके पंचम भाव में, शनि छठे भाव में, बृहस्पति आपके नवम भाव में आएगा। तो एक प्रकार से लंबी दूरी की यात्रा रह सकती है, पर एक शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, मतलब कि कम समय की जर्नी, लिमिटेड समय की जर्नी देखी जा सकती है। एक प्रकार की आप आसपास की यात्रा भी बहुत करेंगे, जिसमें धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मकर राशि की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन वीजा पे, इसलिए क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, और जो राहु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि आप अगर हायर स्टडी के लिए भी जा रहे हैं तो उसमें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ सकती है। जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो सकता है कि वैसे ना मिले, कुछ आपको हटकर कुछ फील्ड मिले, तो इस प्रकार भी देखा जा सकता है। तो कुछ एक रिस्क भी आपको लेना पड़ सकता है, यानी कि कुछ चांसेस आपको लेना पड़ सकते हैं अपने भाग्य को आजमाने के लिए। तो ये एक स्थिति बनती नजर आ रही है मकर राशि वालों के लिए। अब मई के बाद की अगर हम स्थिति को समझे तो देखिए, राहु जो है आपके द्वितीय भाव में चला जाएगा, केतु अष्टम भाव में चला जाएगा, बृहस्पति छठे भाव में चला जाएगा। छठे भाव में बैठ के ये द्वादश भाव में तो दृष्टि डालेगा, साथ ही राहु जो आपके जो द्वितीय भाव में गोचर करें उनकी दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति के ऊपर। तो थोड़ा सा आपके अड़चन से भरा जरूर रह सकता है, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखी जा सकती है, और कह सकते हैं कि यदि आप प्रयास भी कर रहे हैं तो उसमें आपको एफर्ट अधिक डालना पड़ सकता है। तो कह सकते हैं कि 6, 8, 12 में बढ़ने वाली स्थिति थोड़ी सी कमजोर ही रहती है, और बृहस्पति शुभ रहे हैं तो 6 में छठे भाव में बैठकर कहीं ना कहीं रिजल्ट को, परिणाम को वो प्रभावित कर लेते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा बृहस्पति को मजबूती देनी है, जितने भी है आपकी राशि है, जो भी आपकी राशि है। तो जैसे मैंने बताया, मई के बाद जो है गुरु चंडाल योग का निर्माण होने जा रहा है, वो सबके लिए ही है, क्योंकि राहु जो है उनकी दृष्टि बृहस्पति पर, और बृहस्पति दृष्टि राहु पर पड़ेगी। तो यही बेहतर रहेगा कि आपको बृहस्पति को मजबूती देना है। आप बृहस्पति को मजबूती के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हर एक बृहस्पतिवार को कर सकते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं, या सिंपली ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप नित्य करें। पीली वस्तु का दान करें, पीली वस्त्र आप धारण करें बृहस्पतिवार वाले दिन। केसर का या हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पीली वस्तु में आप जो है लड्डू होते हैं बेसन के, केला होता है, आप इसे मंदिर में दे सकते हैं, या गाय को आप भीगी हुई चने की दाल और गुड़ हर बृहस्पतिवार को जरूर खिलाएं, गाय की सेवा करें। और ये भी एक प्रकार से आपकी जितनी सेवा है, दान है, जाप है, आपकी जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार है, तो ये भी आपके मार्ग को और प्रशस्त करती है। तो जो भी उपाय आप उसे विश्वास, श्रद्धा के साथ कंटिन्यू करते रहें तो आपको इसका परिणाम अवश्य तौर से देखने को मिलेगा। अन्य राशियों के बारे में हमने इसलिए नहीं यहाँ पे चर्चा की क्योंकि जिसका प्रबल योग बन रहा है हमने उसके बारे में ही
ही आपको बताया है। और यदि आप प्रयास करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर प्रयास करें, क्योंकि कभी-कभी हमारे प्रयास से भी हमें सफलता देखने को मिलती है। ये आपकी कुंडली पर बैठे ग्रह और महादशा, अंतर्दशा पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरे कृष्णा।